नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। इन दिनों एक वित्तीय मामलों की एक जो खुफिया एजेंसी है, निजी खुफिया एजेंसी फेयरफैक्स, और उसके चेयरमैन माइकल हर्समैन के नाम फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। ये चर्चाओं में इसलिए आ गए हैं कि मोदी सरकार ने बोफोर्स की फाइल फिर से खोल दी है और बोफोर्स के मामले में जांच के लिए फेयरफैक्स की सेवाएं ली गई थी। लेकिन ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि फेयरफैक्स की सेवाएं सबसे पहले जब राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, और वित्त मंत्री के रूप में उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह काम कर रहे थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसको अनुबंधित किया था फेयरफैक्स को। फेयरफैक्स ये माना जाता है कि जो आर्थिक अपराध हैं उनकी इंटेलिजेंस कलेक्शन करने में दुनिया की सबसे बेहतर एजेंसी है। काले धन को ख़त्म करने के लिए, काले धन को समाप्त करने के लिए मुंह तो बहुत चलाया गया, वो पुराने ज़माने से लेके और जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने, और उनका समर्थन करने वाले तथाकथित संत बाबा रामदेव तक ने मुंह चलाया। लेकिन ये काम तार्किक परिणति पर पहुँचे, इसके लिए किसी ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। इसके लिए किसी ने अगर ईमानदारी से प्रयास किया है तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए इस एजेंसी की सेवाएं ली थी। कहा यह जाता है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे तो उनके पहली बार ये हुआ था कि उनके आवास से 3 किलोमीटर की दूरी तक भी आने में जो ये कर चोरी करने वाले उद्योगपति थे वो डरने लगे थे। उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया था, ये स्थिति थी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया कि वो सारी जानकारियाँ सामने आएँ कि किसके पास कितना काला धन है देश में। और उस समय पे कांग्रेस के चहेते थे, राजीव गांधी के चहेते थे, और आज वो उद्योगपति वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं। वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंबानी। उस समय अंबानी बंधुओं के, मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी थे, वो रिलायंस कंपनी का संचालन कर रहे थे। तो ये जो माइकल हर्समैन है, इनकी एजेंसी फेयरफैक्स ने जब जांच की तो ये पाया गया कि देश में सबसे ज़्यादा काला धन इसी के पास में है, रिलायंस इंडस्ट्री के पास में। तो तहलका मच गया। और उस समय राजीव गांधी बहुत अनुग्रहित थे धीरूभाई अंबानी के। धीरूभाई अंबानी ने ये किया था कि धीरूभाई अंबानी ने जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस का पहला जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, मुरली देवड़ा जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके बेटे जो आजकल उसमें भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो उन्होंने बिचौलिए की भूमिका अदा की थी और उन्होंने धीरूभाई अंबानी को राजीव गांधी के साथ जोड़ा था। तो पूरा खर्चा धीरूभाई अंबानी ने उठाया था। तो धीरूभाई अंबानी को कोई ठेस पहुँचे, कोई नुकसान हो, ये राजीव गांधी को कैसे बर्दाश्त हो सकता था। इसलिए राजीव गांधी ने उनका विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो है वो विभाग बदल दिया और उनको वित्त से और रक्षा मंत्रालय में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर रक्षा मंत्रालय में भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की ईमानदार नीयत के कारण राजीव गांधी और उनके बीच में टकराव हो गया, वो एक अलग किस्सा है। अभी कुल मिला के बात यह है कि माइकल हर्समैन के बारे में भारत के जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा काला धन है उनकी पर्याप्त जानकारी है, क्योंकि जब सरकार ने अनुबंधित किया था राजीव गांधी के समय, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब अनुबंधित किया था तो वो जानकारियाँ जुटा ली गई थी। लेकिन उन जानकारियों के आधार पर अगर कार्रवाई होती तो पता चला कि सबसे पहले तो धीरूभाई अंबानी जेल में होते और उसके बाद में जो है वो अन्य जो काले धन के साम्राज्य पर जो कुंडली जमाए बैठे हुए थे वो उद्योगपतियों पर चोट होती, वो उद्योगपतियों पर शिकंजा जकड़ता और उसके बाद सरकार भी मुसीबत में आ सकती थी। क्योंकि सरकारें तो चाहे राजीव गांधी का दौर हो और चाहे मौजूदा दौर हो, सरकार तो उन्हीं उद्योगपतियों की कृपा पर आश्रित है, उन्हीं कारपोरेट की कृपा पर आश्रित है जिनके पास में सबसे ज़्यादा काला धन है। काला धन जमा करने वाले उद्योगपतियों और कारपोरेट की
कृपा पर ही आश्रित थे। तो उस समय राजीव गांधी को ये पसंद नहीं आया था जो उन्होंने ये काम किया था, इसलिए वो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का मंत्रालय बदल गया तो ये जो उन्होंने जो ये शुरू किया था कि हम काला धन को बाहर निकालें, ये जो मामला है, ये जो अभियान था उनका, वो तार्किक परिणति पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब ये बात है कि उसके बाद में फिर माइकल हर्समैन को जो बोफोर्स का मामला था, बोफोर्स के मामले की भी जांच सौंपी गई। बोफोर्स के मामले में आरोप ये था कि एक अपने आप को एक जो है, जो भारतीय फिल्मों का एक अभिनेता है, जो मिलेनियम स्टार के रूप में जिसने अपने आप को प्रचारित करा रखा है, वैसे ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं हुई जिसमें चुना गया हो कि नहीं ये सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ा नायक है या सबसे बड़ा महानायक है, ऐसी कोई वो नहीं हुई। लेकिन स्वयंभू है वो अपने आप में। तो एक तो उसके ऊपर संदेह था, और कुछ अखबारों ने, कुछ विदेशी अखबारों ने ये छापा भी था कि बोफोर्स की दलाली का पैसा, चूँकि वो राजीव गांधी का उस समय सबसे नज़दीकी मित्र था, और उसने जो है राजीव गांधी की पत्नी और वर्तमान में प्रतिपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण नेता सोनिया गांधी, उनका जो राजीव गांधी से विवाह हुआ था, तो भाई के रूप में ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी की उसी ने जो है वो भूमिका अदा की थी। सोनिया गांधी के भाई के रूप में उस विवाह को संपादित करने के लिए इतना नेहरू परिवार का, इतना इंदिरा नेहरू परिवार का वो चहेता था। तो उसका नाम आया तो उसने केस दायर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें लोग जानते हैं कि असलियत यही है, लेकिन कानूनी तौर पर उनको साबित करना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए वो जब उसने डिफेमेशन का केस कायम किया तो वो विदेशी अखबारों को बड़ा जुर्माना झेलना पड़ा। वो साबित नहीं हो सका कानूनी तौर पे, और वो चूँकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो धारणा जो आज परसेप्शन है वो आज भी ये बना हुआ है, और उसके पीछे ठोस कारण है। उस तथाकथित फिल्म अभिनेता के भाई ने स्विट्जरलैंड की सदस्यता ले रखी, और भाई को एक उस समय पे राजीव गांधी ने सोवियत संघ से जो चावल निर्यात का 30 अरब रुपए का कहा जाता ठेका था, वो उसको दिला रखा था। तो उसने यहाँ से बहुत सारा पैसा बटोरा, और बहुत सारा पैसा बटोर के वो यहाँ से फूट लिया, और उसने स्विट्जरलैंड में वो अपनी उतना भारत से लूटा हुआ पैसा जमा कराया, और वो स्विट्जरलैंड का नागरिक बन गया। अब दोनों भाइयों में भी अनबन हो चुकी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उससे अपने तथाकथित जो फिल्मी भाई था उसके और जो तत्कालीन सरकार के संपर्क थे, उसके लाभ की वजह से उसको जो है ये पूरा का पूरा इतनी ज़्यादा दौलत लूटने का अवसर भारत का मिला। ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसके पीछे ये कारण नहीं था, उसका भाई कारण नहीं था। मुख्य रूप से तो भाई कारण थी। बाद में उसने अपने भाई को भी दगा दे दिया। ऐसे जिनकी कोई नैतिकता नहीं होती, जो देश के साथ में गद्दारी कर सकते, वो उनके साथ में, उनके लिए अपने भाई के साथ गद्दारी करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन किस्सा होता ये है कि बोफोर्स के मामले में एक तो उसके ऊपर जो है एक तो शक की सुई अभिनेता के ऊपर थी, और अन्य लोगों खुद जो है सोनिया गांधी के ऊपर भी शक की सुई रही। लेकिन उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जब जो है प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे ज़्यादा घबराहट उनको ही जो बोफोर्स की दलाली के मामले में जिनके ऊपर शिकंजा कसने की संभावना थी, जिनमें वो फिल्म अभिनेता था, जिनमें खुद सोनिया गांधी भी शामिल थी, ये कहा, इसमें कोई इनकार नहीं है। और साथ में जिसमें अंबानी परिवार भी था। तो अंबानी परिवार के ने ही जो सांसद खरीदे थे, उन्हीं खरीदे हुए सांसदों की बदौलत विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरवाई गई थी। और चंद्रशेखर को, जिन्हें बड़ा महिमा मंडित किया जाता है मीडिया द्वारा, वो चंद्रशेखर की सरकार एक उपकृत सरकार, एक बंधक सरकार थी अंबानी की। तो वो एक सरकार बन गई थी। तो इसलिए उसने जो है बोफोर्स के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, और बोफोर्स के मामले में चंद्रशेखर की सरकार ने तो FR तक लगा दी थी। तो उन्होंने कहा सरकार को इससे क्या लेना देना, ये तो एक दरोगा इसकी जांच करता है। बाद में वो
अदालत ने इस पर सख्त टिप्पणी की और अदालत ने कहा कि नहीं, उसमें पर्याप्त सबूत है कि बोफोर्स सौदे में दलाली ली गई थी। अब किसने ली गई थी, केवल ये जांच का विषय है, तो इसलिए इसको बंद नहीं किया जा सकता। सीबीआई सक्षम एजेंसी है, इसका पता लगाए कि किसको ये इसकी दलाली मिली है, तो उसको फिर वो केस पुनर्जीवित हो गया था, जिसको चंद्रशेखर ने दफन कर दिया था। उसके बाद में चंद्रशेखर की जब गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अगर राजीव गांधी जीवित रहते और जो उनके जीवित रहते हुए अगर चुनाव होता, अगर वो शहीद न किए गए होते, तो पूरी संभावना ये थी कि राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले गठबंधन को ही फिर से बहुमत मिल गया होता। लेकिन चूंकि राजीव गांधी लिट्टे के आतंकवादियों द्वारा शहीद कर दिए गए थे, इसलिए पासा पलट गया था। राजीव गांधी शहीद कर दिए गए थे तो पासा पलट गया था। इस पासा पलटने का नतीजा ये हुआ कि तमिलनाडु में जहाँ द्रमुक का जो है का बम थी, द्रमुक की बम राजीव गांधी की शहादत के पहले से थी, और उम्मीद और अनुमान ये था कि सारी की सारी सीटें तमिलनाडु की और उनको मिलेंगी, द्रमुक को मिलेंगी, जो राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा का घटक दल था। उसको एक भी सीट नहीं मिली और कांग्रेस के सहयोगी दल AIADMK को सीट मिली। तो फिर भी कांग्रेस को बहुमत नहीं हासिल हो पाया था। नरसिंहा राव ने तमाम पार्टियों के सहयोग के साथ में अपनी सरकार बनाई और फिर वो सरकार कैसे चलाई, उसमें कौन कौन बिके थे, उसमें मुलायम सिंह से लेके तमाम सारे नाम हैं। इसलिए उसने 5 साल का काम पूरा किया और लोग मीडिया से लेके और जो समाज को जो बौद्धिक नेतृत्व करने वाला वर्ग है, उसने इस बेईमानी को केवल इसलिए प्रोत्साहित किया, इस बेईमानी को केवल इसलिए संरक्षण प्रदान किया क्योंकि वो उसको सामाजिक न्याय पसंद नहीं था। वो सामाजिक अन्याय जिसको करने की कोशिश विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी, सामाजिक अन्याय के चक्र को तोड़ने की कोशिश की थी, तो वो सामाजिक अन्याय का चक्र फिर बहाल हो सके, मनुस्मृति की व्यवस्थाएं फिर बहाल हो सके, इसलिए उसने जो है उन सारी अनैतिकताओं को झेला, जिसमें ये था कि उन्होंने सांसदों के लिए रिश्वत के तौर पर और उस क्षेत्र विकास निधि की स्थापना की, और समय समय पर जब भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो उन्होंने जो बहुत ही क्रांतिकारी और तथाकथित समाजवादी दल कहे जाते, उनको उन्होंने जो खूब पैसा उनके ऊपर लुटाया और उसके माध्यम से समर्थन उन्होंने हासिल किया। ये लेकिन एक दूसरा विषय ये है कि चूँकि नरसिंहा राव को भी मालूम था कि सोनिया गांधी को छेड़ना, सोनिया गांधी की भावनाओं को किसी तरीके से आहत पहुंचाना बड़ा आत्मघाती हुआ, इसलिए उस बोफोर्स सौदे की जो दलाली हुई थी बोफोर्स सौदे में, उसकी निष्पक्ष जांच में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रुकावट डाली। और फिर उसके बाद में जो सरकार आई वो तो कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार थी, संयुक्त मोर्चे की, तो वो तो अपने अस्तित्व के लिए मजबूर थी कि वो कोई बोफोर्स दलाली मामले में कोई प्रगति न करे, उसकी जांच के मामले में प्रगति न करे। और इसके बाद में अटल जी आए तो अटल जी का सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही। वो अटल जी खुद ही कह चुके थे कि वो कितने अनुग्रहित हैं, कितने उपकृत हैं राजीव गांधी से, क्योंकि उन्होंने उनके जो है घुटनों की जांच के लिए वो अपने पैसे से विदेश नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कैसे सरकारी डेलीगेशन के रूप में इंतजाम किया कि सरकार खर्चा उठाए और उनका इलाज हो सके। तो इसलिए वो अनुग्रहित थे, तो वो जांच कराई ना जांच, वो इसलिए उनके द्वारा भी जांच संभव नहीं थी। तो ये उसके बाद में फिर मनमोहन सिंह आ गए, तो मनमोहन सिंह के टाइम पे भी जांच नहीं हुई, और वो तो चूँकि मनमोहन सिंह तो कांग्रेस की सरकार थी तो वो जांच कराते ही क्यों। और उस समय तक ये था कि जनता की मानसिकता भी ये बन चुकी थी कि बोफोर्स दलाली में बहुत छोटा अमाउंट था और उससे अब बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो उसको भूल जाना ही ठीक है। और जो एक प्रगतिवादी राजनीति का तकाजा था, तो वो प्रगतिवादी राजनीति का तकाजा ये कहता था कि उस समय कांग्रेस को ही मजबूत करना ज़्यादा श्रेयस्कर लगा था। सांप्रदायिक ताकतों
को सत्ता में आने से रोकने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को पर अंकुश रखने के लिए, तो उसमें ये जो जनमत था वो इसी पक्ष में था कि अब उसको भुला दिया जाए। और यहाँ तक कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी अपने तमाम सारे सहयोगी कांग्रेस में शामिल करा लिए थे और वो भी सोनिया गांधी का सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उस मामले में उस समय जांच नहीं हुई थी। फिर मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार को भी अब कायम हुए पर्याप्त समय हो चुका, 7-8 साल तक। उनके समय भी जैसे क्वात्रोची का चिन्हित हो चुके थे कि क्वात्रोची को दलाली में लिए, तो मोदी सरकार चाहती तो क्वात्रोची को टांग लेती। फिर भले ही सोनिया गांधी उसमें फंसती या कोई भी फंसती, लेकिन कहीं ना कहीं तो मोदी सरकार ने भी तो कोई कहीं ना कहीं चूक की, कहीं ना कहीं उसके भी तो जो है उसने भी तो अपने सिद्धांतों से कहीं ना कहीं कोई समझौता किया, तो वो जो क्वात्रोची के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठे हो चुके थे, उस मामले को उसने आगे नहीं बढ़ाया। अब जो है जब यह है कि राहुल गांधी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और अपनी वो जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता में वो डटे हुए हैं, तो लोग अब उनका मूल्यांकन उनके पूर्वजों ने, उनके पिता ने क्या किया, उनके चाचा ने किया और उनकी नानी ने किया और उनकी जो है उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया और इंदिरा गांधी ने किया, ये साथ क्या किया, और मनमोहन सिंह से सोनिया गांधी ने क्या कराया, इस आधार पे अब उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। लोगों के अंदर धीरे धीरे ये एक भावना घर करती जा रही कि राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है और उनको सत्ता का भी बहुत ज़्यादा कोई लालच नहीं है, और पूरी जो एक राजनीति की एक दिशा बदलने के लिए, राजनीति को एक जो है उसको एक मानवतावादी स्वरूप देने के लिए वो पूरा संघर्ष कर रहे मोदी सरकार के खिलाफ। तो इसलिए उनका एक नैतिक आभा मंडल है राहुल गांधी का, वो इस बीच में बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है और ये इसको मोदी भी महसूस कर रहे। तमाम 3 तिकड़म से उन्होंने अभी हाल में चुनाव जीते, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, और उसके इनमें तो पर्याप्त कल ही खुल चुकी है कि इन चुनाव की कोई वैधता नहीं है। इन चुनाव में जितना नंगा नाच हुआ है, जितनी बेईमानी हुई है, उसकी बदौलत ये चुनाव इन्होंने जीते हैं और ये कोई निष्पक्ष तरीके से तो लोग उनको, ज़्यादातर लोग उनके खिलाफ ही ये साबित हो चुका है। और उसके पहले इतना जो है फीडबैक इतना मध्य प्रदेश और राजस्थान और जो 3 राज्यों का चुनाव था उनके बारे में इतना फीडबैक नहीं था, तो इसलिए उस समय तो ये बातें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब तो अकाट्य सबूतों के साथ में ये सामने आ चुका है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है वो उसकी जनमत के आधार पर नहीं हो रही है, वो तमाम तरह की हेरा फेरी और तमाम तरह की धांधलियों के आधार पर हो रही, इसलिए इस जीत की कोई वैधता नहीं है। और इस बात को महसूस खुद मोदी जी भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे कर्ता धर्ता कर रहे हैं। तो इसलिए अब उन्होंने जो है वो उसका बोफोर्स के जो के गड़े मुर्दे को फिर से उखाड़ने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने जो है अब 2017 में वो आए थे फेयरफैक्स के माइकल हर्समैन, और उन्होंने ये कहा था, निजी जासूसों के या सम्मेलन में भाग लेने आए थे, और उस समय पर उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने भी बोफोर्स के मामले में जांच की थी, दलाली के मामले में उनके पास में पर्याप्त सबूत हैं और कि किन्होंने दलाली ली, किनको ये पैसा मिला है, और भारत सरकार चाहे और भारत सरकार की CBI चाहे तो उसको देने के लिए तैयार है। तो उस समय 2007 में तो मोदी सरकार ही थी, लेकिन तब इस सरकार ने रुचि नहीं ली थी। तब तो ये समझ रहे थे कि हमने पप्पू साबित करके और राहुल गांधी को ख़त्म कर दिया और हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो हमारी योजना है उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब जब इनको लग रहा है कि नहीं, अब तो कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश इसलिए इस तरीके के आ चुके हैं कि, और जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश तिवारी, उनको ये हलफनामा देना पड़ा है कि नहीं, जो वोटर बनाए गए वो एक ही एपिक नंबर के हैं अलग अलग राज्यों में, और लेकिन उन्होंने कहा ये स्वाभाविक था, लेकिन भविष्य में ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो अब वो अदालती जो घेराबंदी हो रही है उनको, तो अब ये मोदी को लगा है कि हम आगे
उन धांधलियों की पुनरावृत्ति आगे नहीं कर पाएंगे। और आगे अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए तो फिर उनका जो है उनको कहीं सत्ता गंवानी न पड़ जाए, तो फिर हम उन्हें बोफोर्स की याद आई है, तो उन्होंने फिर अमेरिका को अमेरिका को लेटरल रोगेटरी भेजा है। वो एक न्यायिक अनुरोध पत्र कहलाता है, जिसमें एक सरकार जब भेजती है किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए दूसरे देश को, ये एक अनुरोध पत्र भेजती है कि आप उस मामले में जो आपके पास में साक्ष्य वो मुझे उपलब्ध कराने का जो कष्ट करें। तो मोदी सरकार ने फिर ये कहा है कि अमेरिका से कि आप माइकल हर्ट्जमैन ने जो कि आप कहा था 2017 में भारत प्रवास के समय कि उनके पास में बोफोर्स से संबंधित तथ्य हैं, तो वो तथ्य जो है वो अब हमको हासिल करवाए जाएं। तो हो सकता है कि ये माइकल रोगेटरी के बाद में उनको बोफोर्स से संबंधित तथ्य हासिल हो जाए और उसके बाद में जो उनको एक नापने का मौका मिल जाए। कांग्रेस से हमारी हमदर्दी नहीं है, हम तो इसका स्वागत करेंगे। ठीक है कि कोई बड़ी से बड़ी शक्ति को भ्रष्टाचार के मामले में बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में वो माइकल हर्ट्जमैन ने जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब उनको 1986 में अनुबंधित किया था, तो उन्होंने यहाँ जो काले धन को इकट्ठा करने, काले धन जिनके पास में सबसे ज़्यादा है, उनके बारे में, उन कारपोरेट के बारे में, उन राजनेताओं के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की थी और जिनकी पनामा लीक कांड में और जो है उसमें अन्य जो मामले उठे थे उनमें जिनके नाम सामने आए थे, उनमें जो है वो उस मामले में भी वो उन जानकारियों को भी माइकल हर्ट्जमैन से प्राप्त करने की कोशिश करें, और वो जानकारियाँ प्राप्त हों तो फिर वो जानकारियाँ फिर उन जानकारियों के आधार पर चाहे आज की तारीख में उनके तलवे चाट रहा वो फिल्मी अभिनेता हो, उसको भी जेल भेजने का काम करें। और बहुत सारे लोग जो उस खेमे से, प्रतिपक्ष के खेमे से उनके पास में आ गए, उनको भी न बख्शें। और चंद्रशेखर और नरसिंहा राव का जिनको बड़ा आदर दिलाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, केवल इसलिए क्योंकि वो उनका जो कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व के साथ में उनका 36 का आंकड़ा बना, उनकी स्मृतियों के साथ में 36 का आंकड़ा बना हुआ है, तो वो नहीं, उस मामले में वो जो है ईमानदारी का परिचय दें। मोदी जी की उम्र भी पर्याप्त हो चुकी, 75 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। अब तो उन्हें कम से कम अपना परलोक सुधारने के लिए अब तो वो जो है अब तो उनको नेक नीति का परिचय देना चाहिए। राजनीतिक क्षुद्रता से ऊपर उठकर, तो उसमें चाहे चंद्रशेखर का तथाकथित चरित्रानंद हो और चाहे वो नरसिंहा राव का चरित्रानंद हो, जिनको वो नायक के रूप में पेश कर रहे, तो उनका हो तो होने दें। सोनिया गांधी अगर उसमें दोषी साबित होती, सोनिया गांधी पर भी वो कानून का शिकंजा जकड़ें, उस तथाकथित फिल्म अभिनेता के ऊपर भी जकड़ें। और जो कांग्रेस के द्वारा बढ़ाए गए अंबानी जैसे जो, रिलायंस जैसे जो उद्योग हैं, जो कारपोरेट, उनके पर भी कार्रवाई करें। और अपने कार्यकाल में जो इसी तरीके से जो कांग्रेस के पैटर्न पे जिनको उन्होंने उपकृत किया अपने कार्यकाल में, अडानी जैसे, उनको भी करें। तो ये जो अभी तक की उनकी सारी गलतियां थी, वो उनके जो पाप थे वो पूरी तरह से धुल जाएंगे। और मोदी की बड़ी अभिलाषा है कि उनको इतिहास में अवतार पुरुष के रूप में मान्यता मिले, लेकिन अगर वो ऐसा कोई, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ऐसा अगर वो साहस दिखाते हैं, अब जो माइकल हर्ट्जमैन के लिए अनुरोध पत्र भेजकर जिसकी उन्होंने शुरुआत की है, उसको तार्किक परिणति पर ले जाते हैं, तो वो उनकी ये अभिलाषा, उनकी ये महत्वाकांक्षा भी पूरी होगी। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले फिर मैं आपसे उन नए दर्शकों से मैं गुजारिश कर लेना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा वीडियो पहली बार देखा है और जिनको ये लगा कि हमारे चैनल का हर वीडियो देखा जाना चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आज का जो वीडियो है इसको शेयर करने का काम करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को
और अपने रिश्तेदारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, जय भारत।